पार्ट 13 पेशकश मीरे कारवां। अगर देशमुख नागपाल के हाथों न मारा जाता तो मैं मौका पाकर उसे किसी भी वक्त ठिकाने लगा देता, पांडे ने कहा। पांडे की इस बात पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। मैं जुबान से कुछ कहने की बजाय उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। देशमुख वाकई महाहरामी आदमी था, पांडे कह रहा था। उसे ये तो मालूम हो गया था कि सारस्का की पहाड़ियों में काली के मंदिर से मैं खजाना लेकर भागा था। वो मुझसे ये खजाना हासिल करने का मंसूबा बना रहा था। उसने टेलीफोन पर जयपुर में पंडित मोहनदास से मेरे बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी और फिर मोहनदास को भी उसने यहाँ आने का कहा था। मैं नहीं जानता कि मोहनदास कौन है, लेकिन उसके नाम के साथ पंडित का लफ्ज़ उसके तारुफ के लिए काफी है। ये तो अच्छा हुआ साला देशमुख मारा गया, वरना मेरे लिए परेशानियां पैदा हो जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें देशमुख की मौत के बाद मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए, मैंने कहा। पंडित मोहन नाम का कोई शख्स अगर यहाँ आने वाला है तो वो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। मुझे इसका एहसास है, पांडे ने जवाब दिया, लेकिन मैं मुतमईन इसलिए हूं कि मेरे इस ठिकाने के बारे में किसी को मालूम नहीं, ना देशमुख के आदमी को और ना ही नागपाल के आदमी को। लेकिन तुम्हारा वो हमदर्द जिसने तुम्हें ये सब कुछ बताया था, मैंने कहा, वो भी मेरे इस ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता, पांडे मुस्कुराया। लेकिन तुम बाहर तो निकलोगे, तुम्हें आसानी से शिनाख्त किया जा सकता है, मैंने कहा। नहीं, मैंने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है, पांडे मुस्कुराया। मैं जब बाहर निकलने के लिए मेकअप करूंगा तो तुम भी मुझे पहचान नहीं सकोगे। इधर हम लाउंज में बातें करते रहे और उधर मधुबाला बमला को हवेली दिखा रही थी और फिर अचानक ही बमला की चीख की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। आवाज हवेली की पिछली तरफ से आई थी और हम दोनों उठकर उस तरफ दौड़े। हवेली के अकबी बरामदे में पहुंचते ही मैं रुक गया और मेरे हलक से बेख्तियार कह कहा उबल पड़ा। मधुबाला ने बमला को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था और अब खुद भी पानी में छलांग लगाने की तैयारी कर रही थी। मैंने पांडे की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रहा था और फिर हम दोनों अंदर आ गए। हमें इस हवेली में रहते हुए 4-5 रोज गुजर गए। इस दौरान इंस्पेक्टर आजम खान और बरिंद्रा से मेरा फोन पर मुसलसल राब्ता था। उनसे न सिर्फ शोभा के बारे में बल्कि शहर की सूरत हाल का भी पता चलता रहता था। हंगामे दम तोड़ चुके थे और शहर बदतरीज सुकून पजीर हो रहा था। और फिर उस रोज शाम से जरा पहले पांडे ने शहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। उसने जो मेकअप किया था वो वाकई बड़े कमाल का था और हकीकत यह है कि इस मेकअप में मैं भी उसे नहीं पहचान सका था। ना सिर्फ उसका चेहरा बदल गया था बल्कि वो खुलिये से भी नेपाली लग रहा था। सफेद चूड़ीदार पजामा, उस पर फूलदार कुर्ता और काले रंग का हाफ कोट, सर पर काले रंग की गोल टोपी थी जिस पर गोल्डन सितारे टंके हुए थे। उसने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाकर आंखों का रंग भी बदल लिया था। मैं भी पांडे के साथ हो लिया। यूं तो मधुमाला और बमला भी हमारे साथ जाने को तैयार थी, लेकिन हमने इन्हें साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। पांडे की कार बहुत शानदार थी। उसके कहने के मुताबिक ये गाड़ी उसने चंद महीने पहले खरीदी थी। इसका एक जानने वाला कुछ मुनाफा देकर ये गाड़ी खरीदना चाहता था, मगर इसने इनकार कर दिया। शहर के हालात बड़ी हद तक पुरसकून थे। हम हरिगोवा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से शहर में दाखिल हुए थे। इस इलाके की तकरीबन सारी दुकानें खुली हुई थी, रेस्टोरेंट्स भी आबाद हो चुके थे। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त भी थी, लेकिन फिजा में टेंशन भी महसूस की जा सकती थी। इस वक्त सूरज गुरूब होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। पांडे बेहती सार रोड से आगे लाल दरबार के करीब याक एंड हैती होटल के सामने गाड़ी रोक ली। ये एक बड़ा सा रिहायशी होटल था। इसका अपना एक पार्किंग लॉट भी था, लेकिन पांडे ने गाड़ी बाहर ही रोकी थी। मुझे गाड़ी में बैठे रहने का इशारा करके वो नीचे उतरकर लंबे कदम उठाता हुआ होटल में दाखिल हो गया। वो चंद मिनट बाद वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी भी था। वो भी नेपाली लिबास में था। वो दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए और मैं अपनी सीट पर उस तरफ से घूम कर आ गया। वो दीनानाथ था, पांडे का ही दोस्त या मुखबर, जिसने उसे देशमुख के बारे में खबरदार किया था और बाद में उसने नागपाल के बारे में टेलीफोन पर इसे इतलात फराहम कर रहा था। मुझे याद आ गया कि दोपहर 4 बजे के करीब भी पांडे टेलीफोन पर इसी से बातें करता रहा था। फोन पर बात नहीं हो सकती थी। अब जरा तफसील से बताओ वो कौन लोग हैं और कहाँ ठहरे हुए हैं, पांडे ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो 3 आदमी हैं, दीनानाथ ने जवाब दिया। लेकिन नागपाल से मुलाकात के लिए एक ही आदमी आया था जिसने अपना नाम दीन दयाल बताया था। नागपाल कहाँ है? पांडे ने उसे रोक दिया। नारा देवी रोड पर एक बिल्डिंग में।
दीनानाथ ने जवाब दिया। दीनदयाल को नागदयाल का ही एक आदमी, करीबी आदमी लेकर आया था। दीनदयाल ने नागपाल को पेशकश की थी कि अगर वो तुम्हें पकड़कर उसके हवाले कर दे तो वो मंदिर से लूटी हुई दौलत का आधा हिस्सा उसे दे देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर कहने लगा, दीनदयाल जब वहां से रुखसत हुआ तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो क्लॉक टावर के करीब एक 3rd क्लास होटल में ठहरा हुआ है और उसके साथ 2 आदमी और भी हैं। मैं नागपाल के बारे में सुनना चाहता हूं। उसने दीनदयाल को क्या जवाब दिया? पांडे ने पूछा। उसका जवाब वाज़ेह नहीं था। उसने दीनदयाल को इंतजार करने को कहा था। दीनानाथ ने भी जवाब दिया। इनकी मुलाकात कब हुई थी? पांडे ने पूछा। कल रात को। दीनानाथ ने जवाब दिया। दीनदयाल ने कहा था कि वो देशमुख की तरफ से इतला मिलने पर यहाँ आए हैं। मैं तो तुम्हें कल रात ही बताना चाहता था, मगर मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर तक नहीं था। मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा, पांडे ने कहा। पिछली सीट से उठकर वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर बड़ी मालियत के चंद नोट निकालकर दीनानाथ के हाथ में थमा दिए। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि इन लोगों में क्या डील होती है। मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगा। दीनानाथ ने नोट जेब में ठूंसे और कार से उतरकर पांडे ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी बाहर की तरफ लगे हुए साइड मिरर को देखता हुआ वो आगे बढ़ गया। साइड मिरर में दीनानाथ का अक्स नजर आ रहा था। वो फुटपाथ पर खड़ा गाड़ी की तरफ देख रहा था। गाड़ी एक मोड़ कर कांति पाथ की तरफ निकल गई। मुझे ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं आया था और जब मैंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया तो पांडे के होंठों पर हफीफ मुस्कुराहट आ गई। मेरा पुलिस का 20 साल का तजर्बा है, वो बोला। मैं इंसान के चेहरे को देखकर उसके अंदर तक झांक लेता हूँ। दीनानाथ के बारे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे धोखा नहीं देगा। बाज़ औक़ात चेहरे धोखा भी दे जाते हैं। बहरहाल तुम्हारी मुलाकात शायद पहले से तयशुदा थी, लेकिन उसे तुम्हें पहचाना कैसे? मैं तो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान सका था। मैंने ही उसे अपनी शनाख्त कराई थी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पांडे ने गाड़ी को एक दो जगहों पर रोककर कुछ चीजें खरीदी। उनमें बढ़िया शराब की 2 बोतलें भी शामिल थी। जब उसने वापसी का इरादा किया तो मैंने गाड़ी अस्पताल की तरफ मुड़वा ली। इस वक्त रात के 8 बजने वाले थे। मायावती की ड्यूटी अगरचे खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो इस वक्त भी अस्पताल में ही मौजूद थी। वो मुझे राहदारी में ही मिल गई थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो शोभा मुझे देखकर खिल उठी। शहर के हालात की वजह से पिछले दिनों वो भी खासी परेशान रही थी। मैं पांडे को गाड़ी में छोड़ आया था, इसलिए मैं शोभा के पास चंद मिनट से ज्यादा नहीं बैठा। शोभा अटीको हॉस्पिटल में ही थी। वापसी पर हम थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पाथ की तरफ से गुजरे तो पांडे ने चौक के करीब गाड़ी खड़ी करके चौक के इतराफ में देखा तो कुछ और लोग भी जमा थे। चौक के वक्स में बदरा काली मंदिर जलकर राख हो चुका था। उसका ढांचा रह गया था जिसमें कहीं कहीं से अब भी धुएं की लकीरें उठ रही थीं। हम शहर में जिस तरफ से भी गुजरते थे, कई जगहों पर इस किस्म के मनाजर देखने को मिले थे और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। चंद लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए पूरे शहर की ईंट से ईंट बजाकर रख गई थी। कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। आर्टिको रोड से गुजरते हुए मैंने कार पुलिस के डाक बंगले की तरफ मुड़वा ली थी। मैं काशमा की खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन पूरे करीब पहुंचे तो मेरा दिल गोया धड़कना भूल गया। डाक बंगला भी मलबे का ढेर बन चुका था। 2 पुलिस वाले एक दरख्त के नीचे बैठे शायद इस मलबे की हिफाजत कर रहे थे। मैंने उनसे काशमा के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो डाक बंगले पर हमले में जख्मी हो गया था और पुलिस अस्पताल में जेरे इलाज है। हम टकोका खोला दरिया के साथ साथ रामशापात पर होते हुए दूसरी रोड पर निकल आए। वहां से पांडे ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और उसके साथ ही मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हम शहर के नवा में बोधनाथ की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। जब हम हवेली पहुंचे तो 9:30 बज रहे थे। हवेली में एक नए चेहरे को देखकर मैं ठटक गया। उस आदमी का कद 6 फुट तो जरूर रहा होगा। कसरती बदन, मजबूत हाथ पैर और निखरी हुई रंगत। उसके सर के बाल करीब से तराशे हुए थे और चेहरे के नकूश में किसी हद तक चीनियों जैसी मुशाबत थी। उसने पुरानी जीन्स और चमड़े के बगैर वाली आस्तीन की जैकेट पहन रखी थी जिसके सारे बटन खुले हुए थे। उसका सीना बालों से भरा हुआ था और गले में स्याह रंग का एक धागा पड़ा हुआ था जिसमें करीब करीब मुतद्दद गिरें लगी हुई थी। ये कौन है? मैंने सवालिया नजरों से पांडे की तरफ देखा। शेरपा, पांडे ने जवाब दिया। मधुमाला के बाप का मुलाजिम है, कभी कभी यहाँ आता है। हम कार से उतरकर बरामदे में आ गए।
शेरपा ने हम दोनों को सलाम किया और हमारे लिए अंदर जाने का दरवाजा खोल दिया। उसका अंदाज बड़ा ही फिदवियाना था। इससे मैंने फौरन ही अंदाजा लगा लिया कि वो बड़ा ही नस्तालिक, आवर, खिदमत गुजार किस्म का आदमी है। मधुमाला और बमला कमरे में थी। आवाज सुनकर वो भी लाउंज में आ गई। नेपाली मुलाजमा ने बताया कि खाना तैयार हो चुका है। पांडे ने इस बात में सर हिला दिया और नेपाली मुलाजमा मेज पर खाना लगाने लगी। शेरपा भी उसकी मदद कर रहा था। जब मैं अस्पताल में दाखिल हुआ था और बाद में भी मायामती के साथ रह रहा था, तो वो मुझे नेपाल के बारे में दिलचस्प बातें बताती रही थी। उसने मुझे शेरपा कबीले के बारे में भी बताया था। नेपाल की 12 मिलियन आबादी में शेरपा कबाइलियों की तादाद 4000 से ज्यादा नहीं थी। ये नस्ल रफ्ता रफ्ता खत्म होती जा रही थी। छोटी छोटी टुकड़ी में बिखरे हुए शेरपा नेपाल के बुलंद बर्फपोश पहाड़ों पर आबाद हैं। सर्दियों के मौसम में ये लोग मस्ता समुंदर से कम 12,500-13 हजार फुट की बुलंदी पर रहते हैं और गर्मियों के मौसम में ये लोग नकल मकानी करके 16-17 हजार फुट की बुलंदी तक चले जाते हैं। ये लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर जहां एक आम आदमी कदम रखने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, ये शेरपा कबायली बेखौफो खतर बंदरों की तरह उछलते कूदते चले जाते हैं। 1953 में सर एडमंड हेलरी ने 29,028 फुट बुलंद माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया, तो उसके साथ ही नारगाय नाम का एक आदमी एक शेरपा ही था। ये दोनों दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को पहली मर्तबा सर किया था। आज भी कोहिमा माउंट एवरेस्ट को सर करने का अज़म करते हैं तो सामान उठवाने के लिए शेरपा कबीलियों को ही तरजीह देते हैं। इस वक्त खाने के दौरान शेरपा कबीले के बारे में ही बातें हो रही थी। वो शख्स जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद था, उसका असल नाम लाजपूत था। वो भी हमारी बातों में दिलचस्पी ले रहा था और अपने कबीले की बाज दिलचस्प रस्मों के बारे में बता रहा था। हमसे ज्यादा दिलचस्प कबीला तो मस्तांग कबीला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये कबीला तिब्बत की सरहद के करीबन 22,000 फुट की बुलंदी पर मस्तांग नामी इलाके में आबाद है। ये लोग अगरचे बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनकी बाज रस्में बुद्ध के पैरोकारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मस्तांग कबीले की एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी आबादी में ज्यादातर तादाद औरतों की है। औरतों की तादाद उनके मुकाबले में बहुत ही कम है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, कनखियों से बमला और मधुमाला की तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, यहाँ शादी ब्याह की रस्मों और रवाज दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दुनिया का कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी औरत किसी दूसरे मर्द के साथ रात गुजारे, लेकिन मस्तांग कबीले की औरतें 2-2, 3-3 और बाज़ औक़ात 4-4 शादियां करती हैं, लेकिन शोहरों का आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। वो बड़े इत्तेफाक से मिलजुल कर रहते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। मस्तांग ही में आबाद बाज कबीले ऐसे भी हैं जिनकी शादी की रस्में उनसे भी मुख्तलिफ और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। वो भी बता दो। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उस कबीले में एक लड़की की जब शादी होती है तो उसे अपने शौहर के भाइयों का भी ख्याल रखना पड़ता है। शौहर की तरह उसके भाइयों का भी लड़की पर उतना ही हक होता है। लड़की कोई एतराज नहीं करती, अलबत्ता उसे ये ध्यान रखना होता है कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप उसके भाइयों में से कौन है। खासा मुश्किल काम है। मैंने कहा, औरतों के हिस्से में तो हमेशा मुश्किल काम ही आते हैं, ऐश तो मर्द करते हैं। मधुमाला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और मैं लाजवाब सा होकर रह गया। खाने के बाद हम लाउंज में आकर बैठ गए। शेरपा बर्तन समेटने और धोने में नेपाली मुलाजमा की मदद करता रहा। फिर वो हमारे लिए काफी बनाकर ले आया। उसे काफी के मग हमारे सामने रखे और खुद कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और बातों का सिलसिला एक बार फिर चल निकला। शेरपा नेपाल के ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों में आबाद मुख्तलिफ कबीलों के बारे में दिलचस्प बातें बताता रहा और हमें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं रहा। और जब घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। मधुमाला और बमला तो न जाने कब वहां से उठकर कमरे में चली गई थीं। इन दोनों में खूब गाड़ी छनने लगी थी और वो दोनों रात को सोती भी इकट्ठी ही थीं। मुझे भी जमाइयां आने लगी थी और फिर कुछ देर बाद मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान मेरा सिर्फ एक बार आजम खां से टेलीफोन पर राब्ता हो सका था और वो और बरिंदरा नाक पाले वाले मामले में मसरूफ थे।
और आजम खान ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं फिलहाल पांडे की हवेली में ही रहूं। पांडे भी टेलीफोन पर दीनानाथ से राब्ता रखे हुए था, लेकिन दीन दयाल वगैरह के बारे में उसे मजीद कोई मालूमात नहीं मिली थी। पांडे खासा मुतमईन दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात मैं और पांडे देर तक लॉन में बैठे बातें करते रहे। चांदनी में इर्द गिर्द का माहौल बड़ा ही पुरस्कार लग रहा था। हमारी गुफ्तगू का मौजू नागपाल ही था। देशमुख खत्म हो चुका था। मैं जिस मिशन में उसके पीछे आया था वो पूरा हो चुका था। शोभा को उसके चुंगल से छुड़ा लिया गया था। देशमुख भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। असूली तौर पर मुझे शोभा को लेकर हिंदुस्तान वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ और नए मसाइल सामने आ गए थे और मुझ जैसा खुदाई फौजदार उनसे नजरें नहीं चुरा सकता था। इंस्पेक्टर आजम खान ने शोभा वाले मामले में मेरी बड़ी मदद की थी और वो अपने एक मिशन में यहाँ आया था। मुझे इन सियासी मामला से कोई दिलचस्पी नहीं थी। नागपाल बहुत ऊंचा सियासी खेल खेल रहा था और मुझे सिर्फ अपने मामला से दिलचस्पी थी, जिनके लिए खेल खेला जा रहा था और बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि जनरल खोराट को कम से कम इस हित्ते में अपने घुनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा जिसके लिए राह हमवार की जा रही थी। लेकिन इन हंगामों की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। मैं शहर से दूर इस हवेली में दुबक कर बैठ गया था। सोमा वगैरह से भी मेरा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था और पांडे को नागपाल से सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी थी कि वो उससे अपना बचाव करना चाहता था। चांगली के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो किन सरगर्मियों में मसरूफ है। ये सब कुछ सोचते हुए मैंने हवेली से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अगले रोज 5 बजे के करीब मैं अकेला ही अपनी गाड़ी हवेली से लेकर निकल गया। शहर की रौनक लौट आई थी। लोग सब कुछ भूल गए थे। सबसे पहले मैंने अस्पताल का रुख किया। शोभा पहले से बेहतर थी। उसके चेहरे पर पहले से ऐसी सुर्खी भी नजर आने लग गई थी। मैं 7:30 बजे तक शोभा के पास बैठा रहा और फिर जब वापसी के लिए रवाना हुआ तो मायावती भी मेरे साथ थी। हमने एक रेस्टोरेंट में चाय पी और फिर मायावती को उसके फ्लैट पर छोड़ा और मैं रेड लाइट एरिया की तरफ निकल आया, जहां पहली मर्तबा सोमवा से मुलाकात हुई थी। सोमवा इस इलाके में नहीं था, ताहम उसके एक और आदमी से सामना हो गया। वो मुझे घंटा चौक में ले आया। सोमवा अपने 2 आदमियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। ये नहायत ही घटिया सा रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर 3 मंजिला मकान था जिसमें रिहायशी होटल कायम था। यूं तो रिहायशी होटल में आमदोरफ्त के लिए एक अलग रास्ता था, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर से भी रास्ता मौजूद था। मैं सोमवा से बातें कर रहा था कि जीने से 2 आदमी को उतरते देखकर चौंक गया। एक तो लंबा तड़ंगा और हट्टा कटा आदमी था। सर गंजा, आंखें सुर्ख और मूंछें इस तरह गुच्छेदार थी जैसे गुलहरियों की दुम में चिपका रखी हों। और दूसरा आदमी दीनानाथ था, पांडे का मुखबर और दोस्त। दरअसल मैं इसी को देखकर ही चौंका था। दीनानाथ ने मुझे नहीं देखा था। मैं उस लंबे तड़ंगे आदमी के साथ बाहर निकल गया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। दूसरा लंबा तड़ंगा आदमी या तो दीन दयाल था या फिर उसका ही कोई आदमी था, लेकिन दीनानाथ को उसके साथ देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मैं नहीं चाहता था कि दीनानाथ वापस आए और मुझे देख ले। मैंने सोमवा को लेकर उठ गया और गाड़ी में बैठकर हम उस इलाके से बहुत दूर एक और रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब सबसे पहले तुम्हें चांगली के बारे में मालूम करना है, मैंने सोमवा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वक्त गुजरता गया तो उन्हें यहाँ कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। मैंने उस चीनी का ठिकाना मालूम कर दिया था, लेकिन उसी रोज हंगामे शुरू हो गए। इत्तेफाक से कल मैं उस तरफ गया था, लेकिन वो कहीं और चला गया है। मैं 1-2 दिन में मालूम करूंगा, लेकिन तुम्हें कहाँ इत्तला दी जाए। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। तुम मुझे अपना कोई पता दो जहां रोजाना कम से कम 1 घंटा खुद मौजूद रहो। मैंने कहा, मैं रोजाना शाम 6 बजे से 8 बजे के दौरान इस नंबर पर मौजूद रहूंगा। सोमवा ने कागज पर नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये दरबार स्क्वायर के एक रेस्टोरेंट का नंबर है। मेरा नाम बताओगे तो फौरन मुझे बुला लिया जाएगा। एक बात और, मैंने कागज जेब में रखते हुए कहा, दीनानाथ को जानते हो? हम पहले जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे मैंने उसे वहां देखा था और मेरा ख्याल है कि तुम उसी वजह से वहां से उठ गए थे। सोमवा ने कहा, हाँ ठीक समझे, वही दीनानाथ। मैंने कहा, अपना एक आदमी उसकी निगरानी पर लगा दो। मैं उसकी सरगर्मियों से आगाह रहना चाहता हूँ। ठीक है, ये काम तो मैं आज ही से शुरू करवा देता हूँ। वो रात 9 बजे के बाद आमतौर पर
इंदिरा मार्ग के आसपास ही रहता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने सीट छोड़ दी और सोमबा से हाथ मिलाकर गाड़ी में बैठ गया। सोमबा वहीं बैठा रह गया। मेरी गाड़ी शहर से निकलकर बौद्धनाथ की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। इस वक्त 10 बज रहे थे। ये सड़क बिल्कुल सनसनान थी। पूरे रास्ते में सिर्फ एक गाड़ी सामने से आती हुई मिली थी। हवेली वाले रास्ते पर मोड़ते ही मैंने कार रोक ली। चांदनी रात में ऊंचे टीले पर हवेली का हयोला बड़ा ही पुरस्कार मंजर पेश कर रहा था। अगर ऐसे में अचानक ही औरतों की बैन करने, रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगे तो पित्ता पानी हो जाए। मैं काफी देर तक हवेली की तरफ देखता रहा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसी रात मैंने पांडे के सामने दीनानाथ के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर दिया। उसकी पेचानी पर सिलवटें सी उभर आई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो दीनानाथ ही था? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं जो चेहरा एक मर्तबा देख लेता हूं उसे कभी नहीं भूलता। मैंने जवाब दिया, दीनानाथ को उस शख्स के साथ देखकर मेरा शुबा ही नहीं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इस हकीकत का एतराफ तो तुम भी करोगे कि दौलत में बड़ी ताकत होती है। हर शख्स दौलत हासिल करना चाहता है। तुमने दौलत के लिए अपनी सारी जिंदगी की नेकियों पर पानी फेर दिया था। तुम जैसा फर्जनास और दयानतदार शख्स दौलत के लालच में आ सकता है तो दीनानाथ जैसे शख्स की क्या हैसियत है? वो लोग तो होते ही दौलत के पुजारी हैं। चर्स और हीरोइन बेचने वाले, एक एक रुपए के लिए लड़ने वाले। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। किसी की जिंदगी की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। पिछले दिनों इस शहर में जो कुछ हुआ है सब कुछ दौलत की हवस में ही तो हुआ है। मैं चलने को खामोश हुआ, फिर बोला, और दीनानाथ? दीनानाथ तो नागपाल का एक मामूली सा कारिंदा है। ऐसे लोग तो जल्द लालच में आ जाते हैं। मेरा अंदाजा है कि दीन दयाल ने दीनानाथ को लालच दिया होगा। हो सकता है कि उससे कोई हिस्सा तय हो गया हो और दीनानाथ उनका साथ देने को तैयार हो गया हो। मैंने जब पहली बार उसे देखा था तो अपने खदशात का इजहार कर दिया था, और फिर भी तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। ठीक कहते हो। पांडे ने गहरा सांस लिया। उसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं कल ही। मधुमाला और बमला को अपनी तरफ आते देखकर उसने जुमला मुकम्मल नहीं किया और फिर मैंने भी मौजू बदल दिया। उस रात खाने के बाद मधुमाला पांडे को लेकर अपने कमरे में घुस गई और मैं बमला को लेकर एक और कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद शेरपा भी वहां पहुंच गया। वो मुझसे कुछ ज्यादा ही मानूस हो गया था और उसकी ज्यादा गपशप मेरे साथ ही होती थी। वो बेड के करीब कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और नेपाल के बर्फपोश पहाड़ों में आबाद मुख्तलिफ कबीलों के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा करने लगा। 12 बजे के करीब शेरपा नीचे चला गया तो मैंने कमरे का दरवाजा भेड़ दिया और खिड़की में खड़े होकर नशेब में दूर तक फैले हुए वादी को देखने लगा। चांदनी रात में वादी का ये मंजर दिलचस्पी था और दिलफरेब भी। मैं काफी देर तक खिड़की के सामने खड़ा रहा और फिर उठकर बेड की तरफ आ गया। बमला सो चुकी थी। वो इस तरह आड़ी तिरछी फैली हुई थी कि मैं लेटना चाहता तो उसे एक तरफ हटाना पड़ता। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और सोफे पर ही लेट गया और फौरन ही मेरी आंखें बंद हो गई। चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन उठ बैठा। मेरा ख्याल था कि वो कोई डरावना ख्वाब था और बमला नींद में चीखी होगी, लेकिन वो पुरसकून और गहरी नींद सोई हुई थी। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज रहे थे। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। वो निस्वानी चीख शायद मेरा वहमा थी। मैं फिर लेट गया, लेकिन उसी लम्हे चीख की आवाज दोबारा सुनाई दी। ये मेरा वहमा नहीं था। नीचे हाल से नेपाली मुलाजमा के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही उठा पटक की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं एक झटके से सोफे से उठ गया। बमला भी जाग गई थी। क्या हुआ? वो वहशतज़दा सी नजरों से इधर उधर देखने लगी। मैंने होंठों पर उंगली रख के उसे खामोश रहने का इशारा किया। पिस्तौल कहाँ है? मेरा लहजा भी सरगोशी वाला था। वो तो नीचे है, सूटकेस में, उसने जवाब दिया। नीचे से चीखने और उठा पटक की आवाजें बदस्तूर दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि खेल शुरू हो चुका था। मैंने बमला को कमरे में ही रहने का इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसी लम्हे फायर हुआ और उसके साथ ही एक नस्वानी चीख की आवाज सुनी। ये नेपाली मुलाजमा की चीख थी। मधुमाला के चीखने की आवाजें भी बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैं हाल में दबे कदमों बालकनी की तरफ से बढ़ने लगा और रेलिंग के करीब पहुंचकर मैंने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जीने की तरफ आ गया और फिर मैंने बालकनी की छत से नीचे झांका तो मुझे अपना दिल
कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो 3 आदमी थे और मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। उनमें एक दीनानाथ था और दूसरा लंबा तिरंगा दीनदयाल, जिसके साथ ही दीनानाथ को मैंने रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। और तीसरा आदमी भी लंबा तिरंगा था, लेकिन वो मेरे लिए अजनबी था। उसमें से एक ने पांडे को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। दीनदयाल ने शेरपा को पीछे से इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर शेरपा की गर्दन को छू रहा था। दीनानाथ ने मधुमाला को गिरफ्त में ले रखा था। मधुमाला के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। तुम बहुत चालाक बनते थे पांडे, दीनानाथ कह रहा था। मैं तो पूरे खलूस से तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हो गया था, लेकिन तुमने मुझे भरोसा नहीं किया। दीनदयाल ने जब बताया कि मामला करोड़ों रुपए के खजाने का है, तो मेरा ईमान भी डावाडोल हो गया। हमारा ईमान ही कहाँ है? हम तो दौलत के पूजा करते हैं। जहां चमक दिखाई उसी तरफ मुड़ गए। मुझे तुम पर पहले ही शुबा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने इस ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन तुम यहां तक पहुंचे कैसे? पांडे ने कहा। थोड़ी सी अकल मेरी खोपड़ी में भी है, जिसे मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे अपने किसी ठिकाने के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन उस रात मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और फिर व्हीकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस से तुम्हारा पता मालूम करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। हम तो कल ही यहाँ आ जाते, लेकिन ये महाशय कुछ और तसल्ली कर लेना चाहते थे। तुम्हारे लिए अब एक ही रास्ता है इंस्पेक्टर पांडे। दीनानाथ के खामोश होते ही दीनदयाल बोल पड़ा। काली के मंदिर से लूटी हुई दौलत हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये हवेली, कार और लौंडिया तुम्हारे पास ही रहेगी। हम तुम्हें चंद लाख की भेंट भी दे देंगे, ताकि तुम्हें सड़कों पर हाथ फैलाकर भीख ना मांगनी पड़े। इनकार की सूरत में पहले इस लौंडिया का खशर हराब किया जाएगा तुम्हारे ही सामने, और फिर हम तुम्हें आसानी से नहीं मारेंगे, और उस वक्त तक मरने भी नहीं देंगे जब तक तुम हमें लूटा हुआ खजाना हमारे हवाले नहीं कर दोगे। तुम मेरे टुकड़े भी कर डालो तो मैं खजाना तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, पांडे ने जवाब दिया। ठीक उसी वक्त एक और आदमी सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे से निकलकर सामने आ गया। उसका चेहरा मैं नहीं देख सका था, लेकिन वो अपने दूसरे दोनों साथियों की तरह लहीम शहीम था। वो नीचे किसी कमरे में नहीं है। उसकी भारी आवाज समाज से टकराई। वो यकीनन मुझे तलाश कर रहा था। ऊपर जाके देख पंडित मोहन, दीनानाथ ने कहा। इस शाम को मैंने उसे इस तरफ आते हुए देखा था। वो इसी के साथ रहता है, कहीं छुप गया होगा। पंडित मोहन सीढ़ियों की तरफ घूम गया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। इस तरफ मुड़ते ही उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। मैं उसकी नजरों से छुपा नहीं रह सका था। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। चीखते हुए वो बड़ी तेजी से हाथ उठाकर गोली उसने चला दी। अंधाधुंध चलाई गई गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने पंडित मोहर को दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। मैं पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला और फिर रेलिंग के ऊपर से होता हुआ पंडित मोहन के ऊपर गिरा। उसे साथ लेता हुआ कालीन पर ढेर हो गया। पंडित मोहन न सिर्फ चीख निकल गई थी, बल्कि पिस्तौल भी उसके हाथ से छूट गया था। सूरत हाल एकदम बदल गई थी। पंडित मोहन की चीख और फायर की आवाज सुनकर दीनदयाल वगैरह को एक लम्हे के लिए बदहवास हो गए थे। शेरपा और पांडे ने सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया। पांडे अपने हरीफ पर झपटा। उसने अपने हरीफ के पिस्तौल वाले हाथ पर जोरदार हाथ मारा और पिस्तौल हवा में से उड़ता हुआ सीढ़ी पर जा गिरा। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। शेरपा ने भी अपने हरीफ को पलट दिया था। दीनदयाल के ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुष्ट के बल धप से शेरपा उठकर उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन दीनानाथ ने फौरन ही वो जगह छोड़कर उसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। शेरपा लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। दीनदयाल का हंजर अगरचे उसके हाथ में अब नहीं रहा था, लेकिन उसने शेरपा पर छलांग लगा दी। उसी वक्त दीनानाथ भी शेरपा की तरफ झपटा था। शेरपा बड़ी खूबसूरती से इन दोनों का मुकाबला कर रहा था। मेरा हरीफ पंडित मोहन मुझ पर इस तरह से लिपटा हुआ था कि मैं उसके अपने हाथों को हरकत नहीं दे सकता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकता चला गया। पंडित मोहन मेरे ऊपर से होते हुए कालीन पर गिरा। मैंने उठने की कोशिश की तो मोहन ने नीचे पड़े पड़े मेरे सीने पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैं पुष्ट के बल गिर गया। पंडित मोहन ने दीनदयाल वाला खंजर उठा लिया और मुझ पर हमलावर हुआ। मैं उस वक्त दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाए उठने की कोशिश कर रहा था। पंडित मोहन ने खंजर को तलवार की तरह पकड़कर मेरे सीने पर वार किया और फिर जो कुछ भी हुआ वो हैरत अंगेज था।
हंजर मेरे सीने पर लगा तो छन्नाके की ऐसी आवाज आई जैसे लोहे से लोहा टकराता हो। पंडित मोहन के हाथ को भी इस कदर जोरदार झटका लगा था। जिसका हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो, वो खुद भी पीछे उलट गया था। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपने गले की तरफ उठ गया। मेरी उंगलियां उस पुरस्कार माला को छूने लगी जो नीलगिरी उस रोज अपनी यादगार के तौर पर छोड़ गई थी। पंडित मोहन ने भी मेरे गले में स्याह पत्थरों की वो माला देख रही थी। उसकी आंखों में वहशत फैलती चली गई। मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसने बचने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मैं उसे रगेदता चला गया। शेरपा ने दीनदयाल की गर्दन अपने सीधे बाजू के शिकंजे में दबा ली थी। ताकत कदुकामत में वो दोनों एक जैसे थे, लेकिन दीनदयाल उसके मुकाबले में कुछ कमजोर पड़ रहा था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो शराब पीने का आदी था और शेरपा ने एक मर्तबा बताया था कि शराब और किसी और नशे के वो कभी करीब नहीं गया था। दीनानाथ भी बार बार शेरपा पर हमला कर रहा था, लेकिन शेरपा की लातें भी चल रही थी जिससे दीनानाथ अपने हमलों में कामयाब नहीं हो रहा था। पांडे अपने हरीफ से निपटने की कोशिश कर रहा था। शराब ने पांडे को अंदर से खोखला कर रखा था। उसका हरीफ उस पर हावी हो रहा था। वो पांडे को बुरी तरह रगेद रहा था, लेकिन इस मर्तबा पांडे को मौका मिल गया। उसने अपने हरीफ को दूर उछाल दिया और ये पांडे की बदकिस्मती थी कि उसका हरीफ करीब पड़े हुए एक ऐसी जगह पर गिरा था जहां पिस्तौल पड़ा हुआ था। पांडे ने संभल कर उस पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हरीफ पिस्तौल उठा चुका था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर पांडे पर गोली चला दी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम पर पहुंचा।